Very good morning students. Welcome to the class. We are doing chapter number 2 in your civics book, that is constitutional design. राइट, जिसमें अभी तक हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बारे में स्टडी किया है कि किस तरीके से वहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम था, ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको किस तरीके से नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने जो है ओवरकम किया उससे, और किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी की उन्होंने स्थापना करी। ठीक है, तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 42। लास्ट हमने रीड आउट किया था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है और ये सब कुछ कैसे होता है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। किस तरीके से नेल्सन मंडेला को जो है 28 सालों के बाद जो है इनकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है उससे आज़ाद किया जाता है और वो क्या बनते हैं, देश के अफ्रीका के उस टाइम के जो चेंजेस हुए थे, डेमोक्रेसी जो आई थी उस अफ्रीकन देश के पहले जो है राष्ट्रपति वो बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसको देखते हैं। ये दिस सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला। ये सब कुछ कैसे हुआ था, किस तरीके से डेमोक्रेसी आई थी साउथ अफ्रीका में, वो सब हम जो है मंडेला से ही सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ऑन हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नए साउथ अफ्रीका के, ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन क्या होता है, एक चेंज आना। जैसे पहले आप कुछ और थे, उसके बाद आप कुछ और बनते हैं, तो आप में क्या आया, एक ट्रांजिशन आया। ठीक है, एक चेंज आया, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये सारा ट्रांजिशन जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन था कि अपार्थाइड सिस्टम से डेमोक्रेसी किस तरीके से बनी साउथ अफ्रीका में, ये जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन आया कंट्री में वो कैसे आया। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं The historical enemy succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला, ये कह रहे हैं जो ऐतिहासिक एनिमीज शत्रु थे वो सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल, वो लोग किस तरीके से सक्सेसफुल हुए एक नेगोशिएशन क्या होता है, एक तरीके से बार्गेन करने के लिए, जैसे बातचीत के थ्रू को किसी जब बार्गेन किया जाता है उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं, जो कि एक पीसफुल ट्रांजिशन था कि शांतिपूर्ण एक बदलाव लाया जाए। वो सब करने में किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। अपार्थाइड क्या था, जहाँ पे रंग भेद होता था, रंग के बेसिस, स्किन कलर के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, उससे चेंज होके वो लोग क्या बने थे, डेमोक्रेटिक बने थे। ठीक है, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others। ये सब कुछ क्यों हुआ था, exactly because ये कहते हैं कि हम तैयार थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो इनहेरेंट कैपेसिटी, इनहेरेंट क्या होती है, जो आपके अंदर होती है। ठीक है, इनहेरेंट आपके अंदर विद्यमान होती है जो चीज़, उस कैपेसिटी को फॉर गुडनेस, अच्छाई, इन द अदर्स। क्या कहते हैं कि जो हमारे अंदर अच्छाई थी दूसरों के अंदर, ठीक है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी थी कि हम दूसरों के अंदर अच्छाई देख सकते हैं, उसकी वजह से ही हम सक्सेसफुल हुए एक अपार्थाइड को कन्वर्ट करने में, ट्रांजिट करने में, किसमें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो कभी भी जो है गिव अप नहीं करेंगे किस चीज़ पे, जो उनका विश्वास है अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जो उनका फेथ है, जो क्या फेथ है उनका कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन मतलब एक मील का पत्थर है, किस चीज़ में, डेमोक्रेसी में। मतलब कि क्या है, ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है कि हम दूसरों के अंदर अच्छाई देखते हैं, उस चीज़ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, वही क्या है, मील का पत्थर है। किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी होगी कहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनका जो पूरा क्रक्स है वो ये कहता है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बदला लेने में जाओगे तो डेमोक्रेसी कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने भी हमारे साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उसको छोड़ के ह्यूमन बींग्स
मतलब एक अच्छा गुडनेस देखो, हर एक में अच्छाई देखोगे, तो क्या होगा, आप जो है हमेशा एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाने में सक्सेसफुल होगी। ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना था। ठीक है। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जब ये ब्लैक लोग, ब्लैक लीडर्स जो थे, जैसे कि ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, ये भी एक ब्लैक लीडर थे, तो इनके अलावा भी और भी जो ब्लैक लीडर्स थे, उन सब लोगों ने क्या करा, जो उनके फेलो ब्लैक्स थे, यानी कि जो और ब्लैक नेटिव्स थे, वहाँ के नागरिक थे, उन लोगों से अपील की कि आप उन सभी गोरे लोगों को, वाइट लोगों को जो है माफ़ कर दें, जो कुछ भी एट्रॉसिटीज़, मतलब जो कुछ भी जातियाँ उन्होंने हमारे ऊपर की है जब वो पावर में थे, उन सारी गलतियों को हम जो है माफ़ कर दें। ऐसा उन्होंने अपील की अपने फेलो ब्लैक पीपल से। ठीक है। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. वो कहते हैं कि चलो आओ हम सब मिलके क्या करते हैं, एक ऐसे नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जो कि किस पे बेस्ड होगा, इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। किस किस चीज़ में, सभी नस्लों में इक्वालिटी होगी, मेन और वुमेन में इक्वालिटी होगी। ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होगी, हमारे कल्चर में सोशल जस्टिस होगा। ठीक है। सामाजिक रूप से अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, और ह्यूमन राइट्स सबको दिए जाएंगे। ऐसा इन सारे फीचर्स वाली एक डेमोक्रेसी का मिलके हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ऐसी अपील उन्होंने जो है अपने लोगों से की। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते थे, इन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी जो पहले रूल कर रही थी, जो वाइट्स की पार्टी थी, जिसने जो है इतने ज़्यादा ब्रूटल किलिंग की, गोरे काले के बेसिस पे क्या करा उन्होंने, काले लोगों के ऊपर बहुत सारा जो है एट्रॉसिटीज़ की, अत्याचार किए, उनकी जो है नृशंस हत्या की। ठीक है। वो पार्टी और एक दूसरी पार्टी कौन थी, जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, जो ब्लैक्स की पार्टी थी, वो दोनों मिलके ये कहते हैं कि आओ हम दोनों ही पार्टीज मिलके जो है हमारे एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करें। कॉमन क्यों, क्योंकि ये चाहते थे गोरे और काले सभी मिलके जो है इक्वली हमारी कंट्री में रह सके। इसलिए चाहे तुमने हमारे ऊपर कितने ही अत्याचार क्यों नहीं करे, फिर भी वो उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और जो है हमारे साथ मिलके एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के, एक नए संविधान की स्थापना हम मिलके करते हैं। ठीक है। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. दो साल के लंबे डिस्कशन के बाद और बहुत सारी बहस के बाद ये लोग जो है एक ऐसा फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बहुत ही अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो कि वर्ल्ड का जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है। ठीक है। 2 साल तक इनकी बहस होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है इसके नागरिकों को, बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव राइट्स, बहुत ज़्यादा राइट्स देता है इनकी कंट्री में रहने के। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डिमन। किसी भी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए हम किसी भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को सेपरेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी को डिमन यानी कि किसी को भी हम जो है बुरा नहीं समझेंगे। ठीक है। किसी को भी डिमन की तरह ट्रीटेड नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे उस सॉल्यूशन का पार्ट हर पर्सन बनेगा, यानी कि डिस्कस करने का, अपनी राय देने का अधिकार सबके पास होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का अधिकार सबके पास होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को जो है हम जो है अलग रखेंगे, किसी भी सोसाइटी को या किसी भी ग्रुप को। whatever they might have done or represented in the past, जो चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया हो, चाहे पास्ट में उन्होंने, जैसे अभी इन्होंने क्या करा, वाइट्स को माफ़ कर दिया, उन्होंने पास्ट में चाहे जितनी भी गलतियाँ की, जितने भी अत्याचार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप करने के टाइम पे उनको जो है इंक्लूड किया। ठीक है। उनकी पार्टी को इन्वाइट किया और उनसे सलाह की, उनके साथ डिस्कशन किए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पर्सन ने कोई भी गलतियाँ की हो, हम उसको कभी भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। अलग नहीं करेंगे।
whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. Preamble क्या होता है? देखो, जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? इंट्रोडक्शन लिखते हो। हिंदी में जैसे लिखते हो प्रस्तावना, भूमिका, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक भूमिका होती है, प्रस्तावना होती है, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन बातों पे बेस्ड रहेगा बहुत ही कम शब्दों में उसमें मेंशन किया जाता है। और प्रियम्बल जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने प्रियम्बल में मेंशन की है, जो भी अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करी है, ठीक है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने वर्ल्ड की सभी डेमोक्रेसीज को इंस्पायर किया, प्रोत्साहन दिया। A state denounced by the entire world recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। एक ऐसी कंट्री जिसको अभी तक लोग सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखते थे कि यहाँ पे इतने सारे जो है गलत चीज़ें होती है, जो है रेस के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक तरीके से क्या थी ये असंवैधानिक कंट्री माना जाता था। वो क्या बन रही थी? सभी वर्ल्ड के आगे, मतलब सभी कंट्रीज़ के आगे बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बन के आई थी, ठीक है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। ये सब किस लिए पॉसिबल हुआ? क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनके जो है डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था उनका कि हम सबको मिलके काम करना है। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन। क्या कह रहे थे ये? कि जो हमारी बिटर कड़वे एक्सपीरियंसेस है पास्ट के, उसको ये क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको वो चेंज करेंगे किसमें? बाइंडिंग ग्लू में, यानी कि जोड़ के रखने वाले एक ग्लू के तौर पे वो उन एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे, ताकि एक रेनबो नेशन क्या होता है? जिसमें अलग अलग रंग होते हैं। अलग अलग रंग कैसे? गोरे हैं, काले हैं, चाहे वो जैसे अलग अलग कलर के स्किन कलर के लोग हैं, अलग अलग जो है सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, वो सब मिलके एक जगह रह सकते हैं, ठीक है। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, क्या कहा मंडेला ने? देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स टू बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है साउथ अफ्रीका का, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों से ही बात करता है, ठीक है। यानी कि पास्ट को भी संबोधित करता है और फ्यूचर को भी। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africa, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। ये क्या कहते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा पैक्ट है, ठीक है, जो हमें ये याद दिलाता रहेगा, हमें ये बताता रहेगा कि जो भी हमारा ब्रूटल पास्ट था, नृशंस पास्ट था, जिसमें बहुत सारी हत्याएं हुई, लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, ठीक है, जिसने जो भी हमारा रिप्रेसिव पास्ट था, जो कि रेस पे बेस्ड था, नस्ल भेदी था, उन सब चीज़ों को हम कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे। ऐसा इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनको हमेशा रिमाइंड कराता है। बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे कहीं ज़्यादा है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि जो कुछ पास्ट में हुआ हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे, बल्कि इससे आगे भी हमें जो है कुछ ना कुछ सोचना होगा। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। ये कहते हैं कि एक ऐसा चार्टर है जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है? चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, कि एक चेंज लेके आए हैं हम अपनी कंट्री में, जहाँ पे जो है सभी जो है एक दूसरे के साथ, विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है? सभी लोगों के द्वारा शेयर की जाती है। ऐसा नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की डोमिनेशन है। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन। एक ऐसी कंट्री, यानी कि साउथ अफ्रीका का निर्माण हमने एक ऐसी कंट्री के रूप में करा है जहाँ पे हम सब, चाहे वो गोरे हैं, काले हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, सब कुछ क्या है? एक साथ मिलके एक कंट्री में रह सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो इनका जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आफ्टर बिकमिंग द डेमोक्रेटिक कंट्री,
उसमें इन्होंने क्या करा था, इस चीज़ का तो ध्यान रखा ही था कि जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है उनको रिपीट नहीं होने देंगे, लेकिन आगे कैसे रहना है उसका पूरे तरीके से इन्होंने एक क्लियर कट जो है मैसेज दिया था कि आगे जो फ्यूचर होगा हमारा उसमें हम सबके पास इक्वल राइट होंगे, चाहे हम किसी भी नस्ल के हैं, चाहे हम किसी भी रंग के हैं, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे हम पुरुष हैं, हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने निर्माण किया था। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब जो है हमारा सवाल आता है सबसे ज़रूरी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का जो अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़ा है वो एक अच्छा तरीका है ये जानने का कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह की गारंटी देता है वहाँ के नागरिकों को, एक किसी देश के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको इस बात की गारंटी देता है कि आपके साथ किसी भी तरीके का इल ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का एक चार्टर होता है। ठीक है, लिखित में हर चीज़ होती है कि आपके पास क्या क्या राइट है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं जिसकी मदद से आप अश्योर्ड रहते हो कि हाँ, हमारे साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा, या किसी भी चीज़ के बेसिस पे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे प्रॉमिस किया है वो सब चीज़ें हमें हमारे लिए फुलफिल की जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए, जैसे यहाँ पे गोरे काले का भी हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वहाँ पे इस चीज़ को जो है क्लियर कट लिखा गया कि रंग के बेसिस पे, ठीक है, नस्ल के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात आ गई, दैट मीन्स अगर कोई भी इन चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक तरीके का जो है अश्योर्ड सिक्योर्ड माहौल बनता है, सोसाइटी बनती है, लोग जो है जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं किसी भी कंट्री में। ठीक है, the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal। जो अत्याचार करने वाले थे और जो अत्याचार सहने वाले थे दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम इस नई डेमोक्रेसी में जो है मिलकर एक साथ रहेंगे, ऐसी वो प्लानिंग करते हैं। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। क्यों? क्योंकि एक अत्याचार करने वाला था और एक अत्याचार सहने वाला था, तो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। दे हैड देयर फियर्स, दोनों के ही अपने अपने डर थे। गोरे लोगों को ये डर था कि अब काले लोगों की सरकार आ गई, अब कहीं वो हमसे वही सारे बदले ना ले लें। काले लोगों को क्या डर होगा कि कहीं हम इनको पावर शेयरिंग तो हम कर रहे हैं इनके साथ, हम इनको अपने साथ बिठा तो रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ इतने अत्याचार किए, कहीं ये फिर से वो इस चीज़ें रिपीट ना करने लग जाए। तो दोनों ही जो लोग थे उनके अपने अपने डर थे। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो लोग क्या करना चाहते थे, अपने अपने जो इंटरेस्ट थे उनकी रक्षा करना चाहते थे। द ब्लैक्स मेजॉरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कम्प्रोमाइज्ड। ये कहते थे जो काले मेजॉरिटी थी यानी कि ब्लैक लोगों की जो मेजॉरिटी थी वो क्या चाहती थी, was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised। majority rule का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि पहले क्या था, माइनर कौन थे, गोरे लोग कम संख्या में थे और वो ज़्यादा लोगों पे शासन कर रहे थे। काले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, गोरे लोगों की संख्या कम थी, क्योंकि गोरे लोग तो क्या थे, यूरोपियंस थे, वहाँ दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे आए थे और रूल कर रहे थे। तो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, यानी कि जो देश के ज़्यादा नागरिक हैं वो सब जो है सरकार चलाए, ना कि कोई छोटा सा ग्रुप उठ के वो ज़्यादा पावरफुल बन जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और हम पे रूल करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो लोग क्या चाहते थे कि उनको जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर अधिकार मिले। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वाइट माइनॉरिटी का मतलब जो कम संख्या में थे गोरे लोग, वो क्या चाहते थे कि उनकी जो प्रिविलेज, उनके जो अधिकार है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज, बहुत लंबे जो है नेगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद जो है दोनों ही पार्टीज एग्रीड होती हैं एक कॉम्प्रोमाइज पे। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, जो गोरे लोग होते हैं वो मेजॉरिटी रूल मतलब जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो लोग रूल करेंगे, इस बात पे एग्री करते हैं। एंड दैट वन पर्सन वन वोट, और इस बात पे भी एग्री करते हैं कि एक पर्सन के पास एक वोटिंग अधिकार होगा।
दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। वो लोग इस बात पे भी एग्री हो जाते हैं कि जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। वो कहते हैं, काले लोगों ने यह प्रॉमिस किया कि जो हमारा जो राज होगा, मेजोरिटी का जो रूल होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब कि सिर्फ हम ही लोग राज नहीं करेंगे, आप लोगों को भी हम सरकार में पार्टिसिपेशन का मौका देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं तो हम लोग वाइट जो माइनॉरिटी में आ गए हैं, कम संख्या में रह गए, हम उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देंगे। एब्सोल्यूटली जो है हमारा ही राइट नहीं होगा, हम आपको जो है अपनी पार्टीज में कह लो या सरकार में कह लो, बराबर का अधिकार देंगे। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। वो लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि जो मेजोरिटी के लोग यानी कि जो काले लोग हैं, वो गोरे लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं लेंगे उनसे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ जो इन दोनों पार्टीज़ ने किया था, ये आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब इस कॉम्प्रोमाइज़ को इम्प्लीमेंट किस तरीके से जाए, प्रॉमिस तो कर लिया दोनों ही लोगों ने एक दूसरे के साथ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए वो ज़्यादा क्रिटिकल था। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। हालांकि वो लोग जो है दोनों ही पार्टीज जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ गएंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।